नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 1 से 4 तक के एमसीक्यू का है। इससे पहले थ्योरी पार्ट का वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप लोग थ्योरी पार्ट के वीडियो को अवश्य देख लें, उसके बाद एमसीक्यू हल करें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि एसीटोन को जब हथेली पर गिराते हैं तो शीतलता महसूस क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है, आपका शीतलता महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पदार्थों में जो अवस्था होती है वह किसके द्वारा तय होता है। आपको बताना है पदार्थों में जो अवस्था होती है वह किसके द्वारा तय होता है। तो किस यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, दाब के द्वारा, और ऑप्शन बी तापमान के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्षैतिज क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर जो है आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि तेज हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी पदार्थ का गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघनन कहते हैं। संघनन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है आपका गैस से द्रव में बदलता है, तो क्रिया क्या कहलाता है, आपका संघनन कहलाता है। संघनन जो है आपका वाष्पीकरण का विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई भी द्रव है आपका क्या बनता है, द्रव जो आपका द्रव से गैस बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघनन। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन के विपरीत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के विपरीत जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण में क्या होता है ना, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी आपका क्या होता है, ठोस जो होता है आपका, है ना, वेगल द्रव बने हुए गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन निक्षेपण में क्या हो जाता है, कोई भी गैस है आपका, है ना, बिना द्रव बने हुए ठोस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका विपरीत प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका निक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी वायुमंडलीय, है ना, किस वायुमंडलीय ताप पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दाब के बढ़ने पर और तापमान के घटने से पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गैस दर में बदल सकता है। क्या हो जाता है, गैस जो आपका दर में बदल सकता है। कब, जब दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तब। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 273 केल्विन पर जल के अणु की ऊर्जा उसी तापमान पे बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है। पहला, दूसरा अधिक, या पहले कम बाद में अधिक, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल का क्वथनांक कितना हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 373 केल्विन हो जाता है। यानी कितना हो जाता है, जल जो होता है हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, खौलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन कहलाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है अनलिमिटेड पावर स्टडी, इसे आप लोग शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा विसरण पदार्थ की किस अवस्था में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो विसरण होता है पदार्थ की कौन सी अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसीय अवस्था में होता है सबसे ज़्यादा विसरण। और सबसे कम विसरण किस में होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ठोस में, है ना, सबसे कम विसरण किस में होता है, तो ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में
द्रव्य के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि द्रव्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गर्म करने पर विस्तरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर विस्तरण क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सही वस्तु में क्या होता है? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही वस्तु में क्या होता है। तो सही वस्तु में क्या होता है ना, आपका द्रव्यमान होता ही होता है और आपका आयतन भी होता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी, है ना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी इसमें लिखा हुआ तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विलयन की सांद्रता है ना, विलयन की सांद्रता के बाद है ना किसके बराबर होता है? आपको क्वेश्चन बताना है कि विलयन की जो सांद्रता होती है वो किसके बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलय की मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि विलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए विलयन क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विलयन है ना अस्थायी होता है ना। विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है, तो ये आपका सही नहीं है ना। विलयन क्या होता है आपका, अस्थायी होता है। बाकी विलयन में एक गुण होता है, समांगी मिश्रण होता है, ये बातें सही हैं है ना। विलयन टेनर प्रभाव को नहीं दर्शाता, ये बातें भी सही हैं। इसके कण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बातें भी सही हैं। तो क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये कैसा है, अस्थायी है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ, अस्थायी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस मिश्रण को टिकंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन और अल्कोहल के मिश्रण को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल और चीनी के घोल में विलायक कौन होता है ना। विलायक मतलब होता है जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसको हम विलायक कहते हैं, जो चीज़ें कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जल ज़्यादा होता है ना, तो जल क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल में घुले सोडियम क्लोराइड को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका आशपन विधि से पृथक किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दाब का एक मात्रक तो पास्कल होता है ना, और दाब का दूसरा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर क्या हो जाता है आपका, देखिए दाब बराबर हो जाता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, है ना, बल बटे क्षेत्रफल। तो हम बल को क्या लिखते हैं, न्यूटन से, है ना, और क्षेत्रफल में क्या हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, तो ए बी दोनों आपका ऑप्शन आ जाएगा, किसमें, सी हो जाएगा। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये हमारा चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है आपको बताना है। तो घनत्व बराबर क्या हो जाता है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता है घनत्व बराबर, है ना। अगर इसका आगे निकालिएगा तो क्या हो जाता है, केजी, है ना, मात्रक बटे आयतन क्या हो जाता है, मीटर क्यूब, है ना। आपका ये आंसर हो जाएगा मात्रक में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गणनाएं किया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में गणनाएं किया था। इस गणना को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आगे हम देख लेते हैं, प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि प्लाज्मा के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या लिखा है, उच्च दबाव, है ना, उच्च दबाव के कारण तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। उच्च दबाव नहीं होगा यहाँ पे, उच्च तापमान की वजह से होता है ना, उच्च तापमान याद रखेंगे, यहाँ पे आपको हम बताया भी है हमने, है ना। उच्च तापमान के कारण क्या होता है, तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्लाज्मा के कारण ही सूरज और तारों में चमक होती है, बातें बिल्कुल सही हैं।
फ्लुएंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। ये कण अनिकृत गैस के रूप में होती हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस वर्ष एरिक कार्नेल, केटरल और कार्ल ई बैमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2001, है ना, ऑप्शन बी। 2001 में इनको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार 2001 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया था, तो आपको याद रखना होगा, है ना, एरिक ए कार्नेल, है ना, केटरल और कार्ल ई बैमन को दिया गया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अपकेंद्रण, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए यहाँ पे कौन सा आपका कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है आपका, ये फोर्स जो है वृत्त के केंद्र से अंदर की ओर कार्य करती है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये कथन आपका गलत है। ये जो आपका वृत्त के केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। आगे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कथन सही है ना। कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध के मक्खन निकालने की मशीन में इसी सिद्धांत पे कार्य करती बातें सही हैं। छोटे छोटे कण जो छनक पत्र से बाहर आ जाते हैं, ऐसे मिश्रण को इसी विधि से फिर तक करते हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं, है ना। जब तेजी से घुमाते हैं तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, ये बातें बिल्कुल सही है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा सही, है ना, गलत हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। आगे हम देख लेते हैं। कोलाइडी विलयन के, है ना, कोलाइडी विलयन निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी, है ना, यानी कि ऑप्शन सी, यानी प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित अवस्था दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। कोलाइडी विलयन देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं? प्रक्षेपण माध्यम यानी जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में है उसे हम माध्यम कहते हैं, प्रक्षेपित माध्यम, है ना, और जो चीज़ें कम मात्रा में है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। आगे हम देख लेते हैं। कोलाइडी विलयन का निम्न, है ना, निम्न में से कौन सा कथन गुण नहीं होता है ना। कोलाइडी विलयन का निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता है, तो यहाँ बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसे नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, इसके कण इतनी ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो आपका विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव के नियम को दर्शाते हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं, है ना। ये अस्थायी होते हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। आगे हम देख लेते हैं। पायसन इमल्सन एक कोलाइड होता है, किसमें किसका मिश्रण होता है? ये तो द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। कौन सा? फायस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। आगे हम देख लेते हैं। दूध किसका मिश्रण होता है? दूध किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि दूध किसका उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पायस का उदाहरण है। आगे हम देख लेते हैं। धुआं किसका उदाहरण है? धुआं किसका उदाहरण है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गैस में ठोस का मिश्रण है ये, है ना, गैस में किसका मिश्रण है? ठोस का। इतनी बातें आ गई समझ में। आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि एरोसोल का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मक्खन, है ना। यहाँ पे कोहरा उदाहरण है ही, बादल उदाहरण है ही, धुआं उदाहरण है ही, है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? मक्खन, है ना, उदाहरण नहीं है किसका? एरोसोल का। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या है? इसमें से रासायनिक रूप में सूखी बर्फ इसमें से कौन सा है ना, तो बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से, है ना, कौन कमरे के तापमान यानी समान ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा, है ना। पारा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। और ब्रोमीन क्या है आपका? ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इतनी बात यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना,
ऑक्सीजन क्या है, धातु का उदाहरण है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है ना। ये ऑक्सीजन क्या है, आपका अधातु होता है। तो इतनी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही है। सीसा विद्युत का कुचालक होता है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। अगला कह रहा है ऑप्शन धातु में तन्यता गुण पाया जाता है, ये बातें भी सही है। ब्रोमीन जो अधातु है, जो कमरे के तापीय किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे हम देख लेते हैं समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने की कौन सी विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे हम देख लेते हैं एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है। एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आसमान विधि से इसको अलग किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस में प्रयोग होता है इसका, है ना, बताना है आपको। आपका बीपीएससी प्री के क्वेश्चन में पूछा गया है। हम देखते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक पदार्थ से, है ना, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से उपधातु की पहचान करें, आपको बताना है कि इसमें से उपधातु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंटीमनी क्या है आपका उपधातु है। उपधातु की संख्या कुल मिलाकर कितना है, 7 है, हमने बता चुका है। उपधातु की संख्या कितना है, 7 होता है। उसमें कौन कौन सा उपधातु है, तो ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है ना, ट्यूलेरियम है, पोलोनियम है, ये सब क्या है आपके उपधातु हैं, है ना। एसेटीन है ना, एसेटीन क्या है आपका उपधातु की श्रेणी से इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, यानी कि अब बाद में चल रहा है। तो 7 क्या है आपका उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। 7 का 7 नाम ये आपको याद होने चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी अधातु है जो आपका विद्युत के सुचालक है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है आपका विद्युत का सुचालक होता है। आगे हम देख लेते हैं उपधातु की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है कि उपधातु की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7 है इसकी संख्याएं। आगे हम देख लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंटनी लवाइजियर ने किया है आपका किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 के वीडियो में बता चुका है। आगे हम देख लेते हैं भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है ना, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, जो आपका भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है, किसको, हाइड्रोजन को। आगे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, है ना। और एंटाइन लेवाजियर इसके व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था, किसका, हाइड्रोजन का। इतनी बातें यहाँ तक आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं गैलियम और सीजियम कितना तापमान पे द्रव अवस्था में आ जाता है ना, कितना तापमान पे आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 303 केल्विन तापमान पे क्या हो जाता है आपका गैलियम और सीजियम जो आपका द्रव अवस्था में आ जाता है। आगे हम देख लेते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से परमाणु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। आपको बताना है कि परमाणु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये कथन गलत है ना। फिर देखिए आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जॉन डाल्टन किस देश के निवासी थे। आपको बताना है कि जॉन डाल्टन किस देश के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, है ना, के द्रव्यमान किस रेशियो में होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी,
यानी कि 14:3 में रहते हैं। 14 अनुपात नाइट्रोजन का है और 3 अनुपात किसका है, हाइड्रोजन का है। आगे हम देख लेते हैं आर्गन की जो है आपका है ना संयोजकता कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 0 होता है। क्यों 0 होता है कि उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि अक्रिय गैस है ना। जैसे आपको क्या निकालना है, कनेक्टिविटी निकालना है, तो क्या करना है 8 में से आपको 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। बाहरी कक्षा में क्या 4 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहती है तो क्या करते हैं 8 में से हम घटा के लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा चैनल का नाम है। अगर अभी तक आप लोग ने इसको शेयर नहीं किया है तो आपका शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आगे हम देखते हैं चीज़ों को। कैल्शियम आयन में नेट आवेश की कुल संख्या कितनी होती है। कैल्शियम आयन में आपको बताना है ना कि इसकी नेट आवेश की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका +2 हो जाता है आपका है ना। कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है इसमें आपका अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग कर देता है। यही आपका नेट आवेश कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं फास्फोरस की जो है परमाणु नुक्ता कितना होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, P4 से हम सूचित करते हैं इसको है ना। आगे हम देख लेते हैं अणु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। आपको बताना है कि अणु के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, यह कथन आपका सही नहीं है। बाकी जो आपका देख लेते हैं कौन कौन सा बातें यहाँ पे, ये रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं है ना। आगे हम देख लेते हैं क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 35.5 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। आगे हम देख लेते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है ना। मोलों की संख्या किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान है ना। अगर निकालिएगा सूत्र लगा देना आपको है ना, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान किसके बराबर हो जाता है, मोलों की संख्या के बराबर हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं किसी पदार्थ में मोलों में कणों की संख्या कितनी होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या आपको बताना है कितनी होती है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23 है ना। एवोगाड्रो की संख्या होता है आपका, इतना हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 1 मोल में उपस्थित आयतन कितना होता है। आपको बताना है कि 1 मोल में कितना आयतन उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। आगे हम देख लेते हैं न्यूटन किस तत्व के नाभिक में उपस्थित नहीं होता। आपको बताना है कि न्यूटन जो है किस तत्व के नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम के है ना। न्यूटन जो होता है आपका हीलियम के नाभिक में उपस्थित, सॉरी यहाँ पे ए नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाता है हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। यही वजह है कि इसके आपका नाभिक में उपस्थित ये कण नहीं होता है। आगे हम देख लेते हैं न्यूटन की खोज करने के लिए जेम्स चैडविक को किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1935 में, यानी कि ऑप्शन बी 1935 में इनके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसकी खोज करने के लिए, न्यूटन की खोज करने के लिए। न्यूटन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आपका किस वर्ष दिया गया था, 1935 में दिया गया था। आगे हम देख लेते हैं जेम्स चैडविक किस देश के निवासी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटेन के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं परमाणु की नाभिक में प्रोटोनों है ना की उपस्थिति को किसने बताया था ना। परमाणु की नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होता है उसके बारे में किन्होंने बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने बताया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं परमाणु के नाभिक में
कौन से तत्व की उपस्थित होती है? परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना के, है ना, भाग के, है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना भाग के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/1836वां भाग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पतली चादर पर किस कण से प्रहार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्फा किरण से प्रहार किया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज करने पर किस वर्ष जे थॉम्सन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में, है ना। जे थॉम्सन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉम्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस नहीं है? आपको बताना है कि अक्रिय गैस इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिकॉन क्या है आपका अक्रिय गैस नहीं है। बाकी अक्रिय गैस है आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, रेडियम हो गया। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है अक्रिय गैसों की संख्या। आगे हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्लोरीन की जो है आपका कनेक्टिविटी कितना होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या होता है इसका जो आपका फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 9 होता है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? 1s2 है ना, 2s2p5 है ना। यानी कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। जिस तरीके से आपका 4 से ज़्यादा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करना होता है आपको? 8 से घटा के लिख देना है। तो 8 से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका सही। आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आपको बताना है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्रिटियम इसका समस्थानिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है।